सो हेलो एंड वेलकम टू डिफेंस स्टडी कैप्सूल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ने अभी तक अपनी आंसर की मैच कर ली होगी, तो मैं होप करता हूँ कि आप लोगों का इंडिया का एग्जाम क्लियर हो रहा हो। जिनका हो रहा है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब उनको एसएसबी की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, बिकॉज 1 से 1.5 महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद एसएसबी की डेट्स भी आ जाएंगी, तो आपके पास काफ़ी कम टाइम रह जाता है एसएसबी के प्रिपेयर करने के लिए। और एसएसबी में अगर आपको सेलेक्ट होना है तो आपको शुरुआत से ही प्रिपरेशन अच्छी रखनी होती है। तो अपना एसएसबी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। उससे रिलेटेड वीडियोस में ले आऊँगा, एक सीरीज़ लेके आने वाला हूँ, एक पूरा क्रैश कोर्स फॉर एसएसबी, जिसमें मैं बेसिक्स टू एडवांस चीज़ें बताऊँगा अबाउट एसएसबी और कैसे आपको उन्हें घर बैठे प्रिपेयर करना है विदाउट एनी कोचिंग। तो उस वीडियो सीरीज़ के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। जो भी कैंडिडेट्स जिनका रिटर्न क्लियर हो रहा है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैसे आप अपने बोर्ड्स और एनडीए को मैनेज कर सकते हो, और एनडीए 2022 जो होने वाला है उसे आप क्लियर कर सकते हो। मैंने भी अपना रिटर्न जो अपेयरिंग अटेम्प्ट होता है 12th क्लास का वो क्लियर किया था विद 97.8% इन माई क्लास 12। सो बोर्ड में भी मैंने अच्छा परफॉर्म किया, एज वेल एज मैंने रिटर्न भी क्लियर किया, वो भी मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 12th अपेयरिंग गई। सो ये अगर आपको करना है तो आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, कैसे मैंने पढ़ाई की, उस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, जो भी क्लास 12th में है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। माय नेम इज सचिन उपाध्याय, यू आर वॉचिंग डिफेंस स्टडी कैप्सूल। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो 12th अपियरिंग अटेम्प्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जो भी कैंडिडेट्स एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं वो यही चाहते हैं कि हमारा 12th वाला जो अटेम्प्ट है वही क्लियर हो जाए, और उसी में हम लोग रिकमेंड होकर एनडीए चल जाएं, ताकि हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े कॉलेज के लिए। ठीक है, और ये काफ़ी गोल्डन चांस होता है, क्योंकि अगर आप 12th के ही जो बोर्ड देने के बाद ही अगर रिकमेंड भी हो जाते हैं, रिटर्न भी क्लियर हो जाता है, रिकमेंड भी हो जाते हैं, तो आप डायरेक्टली एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं। आपको किसी कॉलेज में नहीं जाना पड़ेगा, वरना आपको कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, फिर जाके आप एनडीए के लिए अटेम्प्ट करोगे, और कॉलेज की पढ़ाई में एनडीए अटेम्प्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो ये 12th अपियरिंग वाला जो अटेम्प्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशल होता है सारे कैंडिडेट्स के लिए। सो ये क्लियर करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज भी हैं कि इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। 12th भी, बोर्ड्स भी आ रहे हैं, टर्म 1 टर्म 2 कैसे मैनेज होगा। जो कैंडिडेट्स अभी 12th क्लास में गए हैं वो ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उन्होंने शायद ये वाला अटेम्प्ट भी दिया होगा, तो उन्हें पता है लेवल कितना आता है एनडीए एग्जाम का, और इतना आसान नहीं है एनडीए पेपर निकालना। सो इस चीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा, मैंने कैसे अटेम्प्ट किया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि मेरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहता था और मैंने कैसे सिलेबस कंप्लीट किया था अपना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे दिमाग में चीज़ें चलती थी फॉर माई 12th अपियरिंग अटेम्प्ट की, सिलेबस कंप्लीट मत करो। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके दिमाग में मिथ है कि सिलेबस मुझे कंप्लीट करना ही करना है, और इसी डर में वो पूरा पेपर तक टाइम वेस्ट कर देते हैं। सो आपको पहले डर निकाल देना है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना ज़रूरी नहीं है। मैथ्स के वो चैप्टर्स करो जो कि इंपॉर्टेंट है और जिनसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। जैसे अगर आप प्रीवियस पेपर जो ये वाला पेपर हुआ उसका अगर स्टैट्स देखें तो ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा पूछी गई थी, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, वेक्टर्स, अलजेब्रा। तो इन सारे जो चैप्टर्स हैं इन पे ज़्यादा ध्यान दो, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं हैं और जो आपके वीक भी हैं तो उन्हें आप ज़्यादा प्रेफरेंस मत दो, और ये मत सोचो कि सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है। अगर आप सिलेबस के पीछे भागोगे तो आपका जो मोस्ट ऑफ द टाइम है वो चीज़ों को ज़्यादा चीज़ों करने के लग जाएगा। सो आप क्वांटिटी कर लोगे बट क्वालिटी नहीं कर पाओगे, ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी नहीं हो पाएगी अच्छी, और वहाँ जाके आपको क्वेश्चन आते होंगे सारे चैप्टर्स के, बट वो सही नहीं होंगे वहाँ जाके, मतलब आपको आधे आते होंगे। सो ये गलती मत करना। जो चैप्टर कर रहे हो वो अच्छे से करो, कम चैप्टर से करो चाहे, बट जो चैप्टर्स कर रहे हो वो अच्छे से करो। तो मैंने ये स्ट्रैटेजी फॉलो की थी। मैंने वो चैप्टर्स अपने सिलेबस से हटा दिए थे जो मेरे को हार्ड लगते थे, और जो मेरे कोर्स में उस टाइम पे पढ़ाने वाले थे, मतलब जो टर्म 2 वाले चैप्टर्स थे वो वाले चैप्टर्स मैंने हटा दिए थे। जैसे मान लो कि हमें बाद में जो इंटीग्रेशन है वो कराने वाले थे, तो मैंने इंटीग्रेशन के कुछ पार्ट्स हटा दिए थे, क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आते थे, क्योंकि 12th क्लास में हमारे वो कराए नहीं गए थे उस टाइम तक जब मेरा पेपर होने वाला था। उसके बाद जो मैंने जो और चैप्टर्स थे 11th और 12th के, उन्हें स्ट्रॉन्ग किया अपना। ठीक है, उन पे ज़्यादा मैंने टाइम दिया। 11th के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, क्योंकि 11th मेरा पहले से स्ट्रॉन्ग था, मैं 11th में ही पढ़ के आया था, तो मैंने उन्हें रिवाइज करते रहा ताकि मेरे वो और स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, काफ़ी सारे कैंडिडेट ये गलती करते हैं कि जब वो 12th में आ जाते हैं तो वो 11th वाली चीज़ें छोड़ देते हैं पीछे, और बाकी जब जो एग्ज़ाम में 1 महीना बचता है, 1-2 महीने बचते हैं, तब वो जाके वो चीज़ें पकड़ते हैं 11th वाली। तो ये गलती मत करना, इस गलती से बचना। तो ये जो
चीज़ है कि 12th की चीज़ें जो इंपॉर्टेंट नहीं लगती आपको, जो आपको हार्ड लगती हैं, वो आप छोड़ सकते हैं और 11th की चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करते रहिए, ठीक है। सो मैंने यही चीज़ें फॉलो की थी और इससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। जब मेरा पेपर आने वाला था तो मेरी जो 11th की चीज़ें थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रखी थी पहले से, और 12th जितना मैंने पढ़ चुका था उतना मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। सो ये चीज़ आपको फॉलो करनी, इससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बाकी क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करिए रेदर देन रीडिंग मटीरियल, ठीक है। तो रीडिंग मटेरियल छोड़िए और प्रैक्टिस करिए ज़्यादा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो स्किल है और जितना आपका एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव होगा इन योर एनडी एग्जामिनेशन। सो प्रैक्टिस करते रहिए, अपने जो PYQs हैं और दूसरे जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, सैम्पल क्वेश्चंस, उन्हें सॉल्व करते रहिए और दिन में कम से कम एक टारगेट रखिए कि आज मेरे को 50 करने हैं और उसे बढ़ाते रहिए हर दिन। प्रोग्रेसिव सॉल्विंग काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है और मैंने भी यही चीज़ें करी है। जब मैं पहला दिन होता था तो मैं 50 क्वेश्चन करता था, फिर 60, अगले दिन 70 करता था। अगर उस दिन मेरे क्वेश्चन पूरे नहीं हुए तो मैं अगले दिन उन्हें ऐड कर देता था। तो इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव प्रैक्टिस, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपका दिमाग की जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगी और जो स्ट्रेस सिचुएशन होती है उसमें भी आप अच्छे क्वेश्चन कर पाओगे। तो टाइम मैनेजमेंट भी इससे हो जाएगा और इससे आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में क्वेश्चन सॉल्व करना भी आ जाएगा, ठीक है। सो प्रोग्रेसिव सॉल्विंग आपको करनी है, मैं भी करता था। एक कॉपी बना लीजिए सेपरेट, उसमें लिखते रहिए आपका टास्क कि आज दिन में 50 क्वेश्चन करने मैथ्स के और उसे करिए पक्का कंप्लीट, ठीक है, रात तक। सो ये चीज़ें आपको करनी है। तो GAT को इम्प्रूव करने के लिए मैंने काफ़ी अच्छी ट्रिक बना रखी थी। मैं जो यूज़ करता था वो होता था सेल्फ टीचिंग, अपने आप को पढ़ाना, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है, मैंने ज़्यादा कभी शेयर करी नहीं है, बट मैं सेल्फ टीचिंग हमेशा यूज़ करता था जब मैं अपनी GAT की प्रिपरेशन करता था। मैथ्स में नहीं हो पाती सेल्फ टीचिंग क्योंकि उसमें आपको किसी की गाइडेंस चाहिए होती है, बट GAT का पोर्शन में आपको सिर्फ रटना है, आपको कुछ समझना नहीं है। तो सेल्फ टीचिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब एक PDF ले लीजिए जिसमें आपने नोट्स बनाए हो, या फिर कोई कॉपी ले लीजिए जिसमें आपने नोट्स बनाए हो और खुद को पढ़ाइए वो चीज़ें, ठीक है। अगर आप खुद को पढ़ाते हैं तो आपके वो नोट जल्दी रिवाइज हो जाते हैं, आपको अपनी आवाज़ से ही जल्दी आप ग्रैस्प कर सकते हैं, ठीक है, चीज़ें। तो ये सेल्फ टीचिंग मेथड आप यूज़ कर सकते हैं GAT की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो बिना बोले पढ़ते हैं और अपने आप को नहीं पढ़ाते, मतलब बस रटते रहते हैं वो क्वेश्चन, ठीक है। तो GAT में क्या करना है, सेल्फ टीचिंग करनी है, अपने आप को बताना है ये चीज़ें और उनके लिए छोटी छोटी ट्रिक्स बनानी है। हर चीज़ को याद करने को एक फ़न वे में याद करिए और उनकी ट्रिक्स बनाइए ताकि आपको वो ईजिली याद हो जाए और आप लॉन्गर टाइम के लिए उसे रिटेन कर सको। जब आप ट्रिक्स से याद करते हो तो आपको ज़्यादा अच्छा याद होता है। बाकी जो चैनल्स हैं जो GAT की मैराथन लगाते हैं और GAT की शुरुआत से प्रिपरेशन कराते हैं, उन्हें फॉलो करते रहिए। हमारे टाइम पे इतना नहीं था, जो अनअकैडमी एंड बायजूस एग्जाम प्रेप ऐसे चैनल्स हैं, इस हमारे टाइम पे शायद नहीं थे इतने सारे। अनअकैडमी था बस एक शायद, और तो हमें इतने रिसोर्सेज नहीं थे, तो हम लोग बुक से ही पढ़ते थे और नोट्स बनाते थे खुद अपने। तो आपके पास अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटियाँ, बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, उनका यूज़ करिए, यूट्यूब चैनल्स की हेल्प लीजिए, ठीक है। नाउ कम्स टाइम मैनेजमेंट। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे को 12th वाले स्टूडेंट से, वो होता है भैया टाइम मैनेज कैसे करूँ, बोर्ड्स हैं हमारे, स्कूल क्लासेस चल रही हैं, क्लासेस टीचर्स जो हैं वो बहुत सारा काम दे देते हैं, ठीक है, कभी कभी टेस्ट ले लेते हैं, मतलब हर दूसरे दिन टेस्ट हो जाते हैं। फिर बोर्ड्स के लिए हाफ ईयरली है, हमारे टर्म 1 है, मतलब जो टर्म 1 पेपर है हाफ ईयरली, और हमारा टर्म 2 है। इन दोनों के लिए हमें प्रिपेयर करना है क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है इस बार, ठीक है। तो हमें कैसे मैनेज करना चाहिए, तो इसके लिए मैंने पहले एक स्ट्रैटेजी बना रखी है 4+3 सिस्टम। मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता भी होगा जो मेरा चैनल देखते हैं। 4+3 सिस्टम ये है कि आपको 4 दिन अपने बोर्ड्स के लिए देने हैं और 3 दिन अपने NDA के लिए देने हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है। बाकी इसके अलावा मैं एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आपको मैनेज करना है अपना टाइम, सो जो अपने स्कूल में आप काम ले जाते हो, अब स्कूल में आप बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हो बातें करने में, ठीक है, इन सारी चीज़ों में। आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी को करिकुलर में तो पार्ट लेना ही लेना है, बट अगर आपके पास कोई फ्री टाइम बचा है, मान लो कोई फ्री पीरियड आ गया, अरेंजमेंट पीरियड आ गया, उसमें आपको मैथ्स सॉल्व करनी है। मैं बस ये कह रहा हूँ, GAT मत पढ़ो वहाँ पे जाके, बस मैथ्स सॉल्व कर लो, बेसिक मैथ्स। अपनी जो NCERT होती है उसके मिसलिनियस सॉल्व कर लो, अपनी जो RD शर्मा या फिर कोई और साइड बुक है उसको सॉल्व कर लो, PYQ की बुक लेके जाओ स्कूल में, वहाँ पे टाइम मिले तो PYQ सॉल्व कर दो। इससे आपका जो टारगेट आपने दिया था, जैसे मैंने बोला था प्रोग्रेसिव क्वेश्चन वाला, प्रोग्रेसिव सॉल्विंग वाला, उसको टारगेट को आप पूरा कर पाएंगे क्योंकि आपको टाइम मिल जाएगा अपने अरेंजमेंट पीरियड का। और अगर आपकी क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, मतलब अगर ब्लेंडेड मोड में चल रही हैं ऑनलाइन क्लासेस, तो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अपने क्लास लगा के, ठीक है। सो उससे आपको हेल्प मिलेगी कि आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। बाकी जो अपना फ़ोन एक्टिविटी है उसका टाइम कम करो थोड़ा और सॉल्विंग में ज़्यादा ध्यान दो। और अगर आप ज़्यादा पढ़ते हैं, मतलब जो यूट्यूब एंड अदर कोचिंग वेबसाइट होती हैं, मान लो आपने कोई बैच ज्वाइन कर रखा है, उनसे आप उतना ही पढ़िए जितना आपको यूज़फुल लगता है। सारी चीज़ें अंधों की तरफ फॉलो मत करिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो बहुत एक्सटेंड करके दी होती हैं, मतलब बहुत फैला के उन्हें टाइम अपना वो करना होता है कवर। तो वो टाइम कवर करने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी दे देते हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं होती, बस वो नाम की होती हैं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, वो बोल देते हैं।
तो उन चीज़ों को पहचानना सीखिए और उन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है अपने हिसाब से उसी को आप पढ़िए, ठीक है। कोर्स को आपको डायरेक्ट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा जितना इंपॉर्टेंट जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं बस उसी की वीडियोस देखिए उस कोर्स से, ठीक है। कोर्स का बस ये मतलब होता है कि आपको गाइडेंस मिल जाए और आपको मटेरियल मिल जाए, ठीक है। मटेरियल आप कोर्स से लीजिए, सारी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं वीडियोस, ठीक है। सो यही मेरी एडवाइसेज होंगी। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो 12th क्लास में, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन। टिल देन, जय हिंद।